परफॉर्मेंस किस तरह इफेक्ट होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ऊपर नीचे और मूव करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम आसिफ नाथानी है और मेरा स्टॉक मार्केट में ये 20वां साल है और स्टिल आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ दिस मार्केट। तो ये मार्केट जो है वो कमाने के भी बहुत मौके देती है, अगर आपने सही नहीं किया तो ये धो डालती है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे ज़रा सी बात करता हूँ, उसके बाद आज का एजेंडा डिस्कस करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। अच्छा, फॉरवर्ड लुकिंग से क्या मुराद है? फॉरवर्ड लुकिंग से ये मुराद है कि अगर आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस है ये पहले ही किसी बंदे ने, मतलब ये जो आज स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो आगे क्या इवेंट्स होने वाले हैं मार्केट उसको प्रिडिक्ट कर रही है। लेट्स से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कुछ कंसिडर कर रही होती है, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और मैक्रो लेवल पे और भी चीजें देख रही होती है जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरह की कुछ चीजों को देखते हुए स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस चल रही होती है। हमने एक वर्ड गवर्नमेंट का बहुत सुना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। आसान अल्फाज में करंट अकाउंट डेफिसिट वो है कि जितना पैसा इस मुल्क के अंदर आया और कितना इस मुल्क से बाहर गया, उसको फंड करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, दैट इज रेमिटेंसेस। इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए, जो इस डिफरेंस को पूरा करने के बाद जो डिफरेंस रह जाता है दैट इज योर आइदर डेफिसिट। अगर कम होता है तो डेफिसिट, अगर ज्यादा हो जाता है तो सरप्लस। तो ये चीज है, मतलब हम इन चीजों पे काफी डिटेल में बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की बेसिस पे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट्स लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। हमारा मिलने का एजेंडा ये था कि हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट पे इन आइसोलेशन बात करने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा इसकी कॉन्टेक्स्ट को समझें कि स्टॉक मार्केट तो बाद में आती है। यू नीड टू बिकम फाइनेंशियल लिटरेट फर्स्ट। फाइनेंशियल लिटरेट क्या है? तो फाइनेंशियल लिटरेट ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी is the ability to understand and interpret. अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दो टर्म्स हैं। समझना नहीं है उसको, मार्केट के अंदर इंटरप्रेट भी करना है। आप सब एसीसीए के स्टूडेंट्स हो। आप किसी केस स्टडी के अंदर, मतलब आपको केस स्टडी दी जाती है, आप उसमें उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, गिवन द मॉडल्स वगैरह जो भी आपने अप्लाई करने होते हैं, आप उसको इंटरप्रेट करते हो। तो इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज 7। दिस इज द स्टेटमेंट। PE of Pakistan Stock Exchange is 7, ठीक है। दिस कैन नॉट बी यूज इन आइसोलेशन। इसको आप आइसोलेशन में यूज नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट का PE 7 है तो आप किसके साथ साथ है, ठीक है। अब इंडिया इज 22, पाकिस्तान इज 7, ठीक है। नाउ दिस गिव्स यू अ पिक्चर कि भाई हम बेहतर हैं, वी आर अंडर वैल्यूड, दिस इज अंडर वैल्यूड, ठीक है। आप आइसोलेशन में 7 को नहीं लेके जा सकते। और डिविडेंड यील्ड इज 8%। 8% है तो किसके साथ है? रीजन में दूसरी मार्केट्स को देखेंगे हम कि भाई रीजन में दूसरी मार्केट्स की कितनी डिविडेंड यील्ड है कंपेयर टू पाकिस्तान की डिविडेंड यील्ड इज 8। तो वो अच्छी है या बुरी है, तो हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या है। तो बिफोर डूइंग दिस
let's discuss the agenda of this meeting. नंबर 1, सबसे पहले तो हमने बात करनी है थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर. Secondly, we'll discuss the investment suitability. इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी के अंदर हम ये बात करेंगे कि भाई आया कोई इन्वेस्टमेंट आया आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है. मैं अपने स्टॉक को देख के मुझे हार्ट अटैक आता है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, मुझे हार्ट अटैक आ जाता है. तो स्टॉक मार्केट इज नॉट सूटेबल फॉर मी. तो आया आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. तो आया आपके लिए मनी मार्केट सूटेबल है, आइदर आपके लिए मिक्सचर सूटेबल है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या आपके लिए आप 5वें गियर में गाड़ी चलाने के शौकीन है तो आपके लिए इक्विटी सूटेबल है. तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. नंबर 3, we'll discuss about some about capital markets. कैपिटल मार्केट्स के अंदर देखो, कैपिटल मार्केट्स बेसिकली एक ब्रीफ आपको दे दूं. कैपिटल मार्केट्स के अंदर डेट मार्केट भी आती है एंड इक्विटी मार्केट भी आती है. कुछ लोग कैपिटल मार्केट को सिर्फ स्टॉक मार्केट से कंफ्यूज करते हैं. दिस इज रॉन्ग. कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट्स मोर देन 1 year. सो डेट में आपके पास क्या आ जाता है, यू हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यू हैव मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट के PIBs हो जाते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स. तो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं. इक्विटी का तो नेचर ही लॉन्ग टर्म है. आपको 3 महीने बाद फीस भरनी है और उसके लिए आपने आज इक्विटी खरीदी, दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन. या आप अपना किचन चलाने के लिए आपने इक्विटी खरीदी, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग डिसीजन. तो ये थोड़ा सा कैपिटल मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे. नंबर 4, वी हैव टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरीज. मार्केट जब क्रैश होती है तो किस तरह से रिकवर होती है, ड्यूरिंग पेंडेमिक्स या ड्यूरिंग जो क्रैशेस आते हैं, मार्केट क्रैशेस होते हैं, तो फिर किस तरह की रिकवरीज पॉसिबल है इन मार्केट क्रैशेस. ठीक है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे. देन वी हैव सम एडवाइस ऑन स्टॉक सिलेक्शन. इधर मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा किस तरह से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. मैं थोड़ी थोड़ी बहुत आपको एडवाइस दे दूंगा. देन यू हैव सम इन्वेस्टिंग स्टाइल्स. इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. वैल्यू स्टाइल. वैल्यू स्टाइल का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट कौन था, वॉरेन बफेट. वैल्यू वर्सेस ग्रोथ वर्सेस कॉन्ट्रेरियन. अच्छा, ग्रोथ क्या है. ग्रोथ ये है कि मार्केट लेट्स से अगर 5% से ग्रो कर रही है तो मेरा स्टॉक 5 से ज्यादा ग्रो करे. एंड दिस शुड हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि यार 3 साल 4 साल 5 साल कोई भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मार्केट इतने से भरी तो मेरा स्टॉक इतने से भरा. तो दैट मेक्स इट अ ग्रोथ स्टॉक. ठीक है. और कॉन्ट्रेरियन ये है कि नाम से ही जिस तरह आपको पता चलता है कि टू द कॉन्ट्ररी जाना, कि एक चीज अगर सब बोल पूरी मार्केट का सेंटिमेंट है कि बाय, कॉन्ट्रेरियन वो होगा वो सेल करेगा. अच्छा, पूरी मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है, सब सेल कर रहे हैं तो वो बाय करेगा. तो दैट्स कॉन्ट्रेरियन स्टाइल. तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे. देन वी हैव द लास्ट टॉपिक व्हिच इज क्वाइट सिंपल, द रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई किसी स्टॉक की डिमांड अगर क्रिएट हो जाती है तो उसकी सप्लाई क्या है. सप्लाई इज द फ्री फ्लोट ऑफ अ स्टॉक. फ्री फ्लोट वो क्वांटिटी है विच इज लेफ्ट आउट विद पब्लिक, जो मार्केट में जनरल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी है.
तो कम फ्री फ्लोट अच्छा है या ज्यादा फ्री फ्लोट अच्छा है, ये आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग पता चल जाएगा कि कौन सा फ्री फ्लोट इज बेटर फॉर द मार्केट। अच्छा, लेट्स बिगिन। नंबर वन, फाइनेंशियल लिटरेसी। Financial literacy, and why do we need to be financial literate? Financially literate। अच्छा, इस why का जवाब मैं आपको पहले दे दूं। फाइनेंशियल लिटरेसी तो हमने बात की इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने आना चाहिए टू अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है उसमें इंटरप्रेट करने आना चाहिए आपको। अच्छा, व्हाई डू वी नीड टू बी फाइनेंशियल लिटरेट? अच्छा, हमारे यहाँ जो घर में मोस्टली जो खवातीन होती हैं वो घर का बजट चला रही होती हैं। दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, बट उनको पता है कि एक गिवन बजट में किस तरह से उनको एक्सपेंसेस को लेके चलना है। और मैं तो हमेशा जो मेरे पास लोग आते हैं मैं उनको एडवाइस देता हूँ टुवर्ड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और जो भी एक्सपेंसेस के हवाले से जो भी है, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं आई एम ऑल्सो अ कंसल्टेंट। आई एडवाइस पीपल ऑन मनी मैनेजमेंट। तो उसके अंदर ये है कि भाई मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई बिफोर गोइंग इनटू लग्जरीज, मेक एसेट्स टू अफोर्ड दोज लग्जरीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेक एसेट्स टू अफोर्ड लग्जरीज। आपने इतने एसेट बना लेने हैं कि भाई आप उस लग्जरी को अफोर्ड कर सको। अगर आपने आज ही उस लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी उसकी आदत लग जाएगी, उस चीज की लत लग जाएगी। उस चीज की लत लग जाएगी तो फिर आपका आप अपना फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो आपका बाद में इवेंचुअली नीचे आ सकता है। तो यू नीड टू मेक एसेट्स फर्स्ट। सही है, एसेट्स बना लो। तो यू कैन इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स। एसेट्स कैसे बनते हैं? गुड स्टॉक्स। और आप क्या कर सकते हो? म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इक्विटी सूट नहीं करता तो आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी है, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसकी बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कीप इन्वेस्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग, डू दिस रिलीजियसली। रिलीजियसली करना है इसको। जब इसकी आदत बन जाएगी तो फिर आपका जो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलना शुरू होगा तो वो आपको यूजुअली 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 चौथे पांचवें साल से नजर आना शुरू होता है। लेट्स से मैं जब भी लोगों को कंसल्ट करता हूँ, बताता हूँ, तो वो एक मुझे सामने से बात कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक मी। मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। छोटा सा इन्वेस्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। अब आपको मैं थोड़ी सी इस चीज पे बात करूं कि मेरा एक चौकीदार था जिसके लिए मैंने ये हैबिट बनाई बिकॉज मुझे करना था। नॉट बिकॉज वो काफी रिलेक्टेंट था कि भाई मैं तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, मेरी तो 15,000 रुपये तनख्वाह है। बट आई डिड इट फॉर हिम। कैसे किया? उसको मैंने बोला 2,000 पर मंथ। ही स्टार्टेड टू कंट्रीब्यूट। ठीक है। ही डिड इट फॉर 8 years, 2011 टू 2017 आई गेस। 6-7 साल के लिए उसने किया। ही यूज टू गिव मी 2,000 पर मंथ। लकीली फॉर हिम स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा गई। इवन नहीं भी जाए तो भी एक डिसेंट रिटर्न बन जाता है। बट लकीली फॉर हिम कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने उसको 8.5 लाख रुपए दिए टू इन दिस पीरियड। तो ये क्या हुआ? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक चीज कहता है। आइंस्टाइन, लोग इसे साइंटिस्ट मानते हैं बट ये फाइनेंशियल मार्केट का भी बहुत बड़ा इंसान था। इसने नुकसान किया, इसने फायदा किया। इवेंचुअली ही केम अप विद दिस वन थिंग। वो एक चीज क्या थी? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
हमें दुनिया के 7 अजूबे पता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। फिर आगे उसने एक और चीज कही, वन वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। जो उसको अंडरस्टैंड कर जाता है, अच्छा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके आगे वो एक चीज और कहता है, द वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। अगर आप उस बात को गहराई से सुनो या पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि कंपाउंड इंटरेस्ट को जिस बंदे ने समझ लिया तो वो उसको अर्न करेगा, जिसने नहीं समझा उसको पे करेगा। हम अगर रेगुलरली किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या रेगुलरली किसी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इन गुड स्टॉक्स, तो वो स्टॉक कल को कितने का हो जाता है, वो कंपाउंड करता है। कंपाउंड कैसे करता है स्टॉक को? स्टॉक कंपाउंड ऐसे होता है कि लेट्स से वील पिक अ स्टॉक, कोई भी स्टॉक, लेट्स पिक सम ग्रोथ स्टॉक, नेटसॉल को उठा लेते हैं, आजकल बहुत बहुत चला हुआ स्टॉक है। नेटसॉल क्या करता है कि अपना प्रॉफिट जो है उसका लेस देन 20% डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब लेस देन 20% डिस्ट्रीब्यूट करता है तो 80% क्या करता है, रिटेन करता है। अपने पास ही उसने वो प्रॉफिट को रिटेन किया। जब अपने पास ही उस प्रॉफिट को रिटेन किया तो उसके बाद वो क्या, उसको इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे और कमाएगा, फिर कमाएगा 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 कमाएगा, तो वो एक बड़ा चंक बन जाएगा। दिस इज कंपाउंडिंग। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अब अमेरिका से एग्जांपल उठाते हैं, गूगल। गूगल डज नॉट पे डिविडेंड। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कैसी कंपनी है, डिविडेंड ही नहीं देती। अरे डिविडेंड इसलिए नहीं देती कि उसने एक एजीएम की थी, इसकी हिस्ट्री है। उसने अपनी एजीएम में पब्लिक से पूछा कि भाई लेट्स से इफ आई अनाउंस अ डिविडेंड, ठीक है, एजीएम में डिविडेंड अप्रूव होता है, ऑल ऑफ यू नो दिस। तो उसने डिविडेंड मीटिंग की, मीटिंग के अंदर पूछा शेयर होल्डर से कि भाई अगर मैं आपको डिविडेंड दूं तो आप क्या करोगे। किसी ने कहा मैं शॉपिंग करूंगा, किसी ने बोला मैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लूंगा 2% कमाऊंगा, किसी ने बोला मैं कुछ करूंगा, किसी ने बोला मैं कुछ करूंगा। इन द एंड दे केम टू अ कंक्लूजन कि तुम लोग डिविडेंड देने के लायक ही नहीं हो, ठीक है, तुम डिविडेंड देने के लायक ही नहीं हो। इससे बेहतर है ये पैसा मैं अपने पास रखूं और उसको बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करूं। जब री इन्वेस्ट करूंगा तो और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा। इससे क्या हुआ, जो जो गूगल का स्टॉक $350 का हुआ करता था, आज $1500 का है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर री इन्वेस्ट करती है, री इन्वेस्ट करती है, कंटिन्यूस री इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूस री इन्वेस्टमेंट। पैसा मेरे पास रहे या आपके पास रहे, मैं आपकी कंपनी हूं, मैं आपको बना के दे रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज बेसिकली, इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि यू नीड टू बी फाइनेंशियल लिटरेट, फाइनेंशियल लिटरेट। सो व्हाई, वाई के अंदर जो हमारा सवाल था कि वाई फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उसके अंदर हमने एक बात तो की कि बिफोर बाइंग लग्जरीज, मेक एसेट्स, invest in appreciating assets, not in depreciating assets. Invest in appreciating assets. Appreciating assets क्या हो गया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। एनीथिंग दैट मेक्स मोर देन योर इन्फ्लेशन इज appreciating your wealth in real terms, ठीक है।
और डिप्रिशिएटिंग क्या है, गाड़ी खरीद ली। पाकिस्तान में वो बात अलग है कि गाड़ियों की वैल्यू बढ़ रही है, वो भी अप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। बट बाहर मुल्कों में आप देखो, गाड़ी खरीद ली, वेल्थ डिप्लीट हो गई। उससे भी बड़ा ब्लंडर, बैंक के पैसे से खरीद ली, बैंक के पैसे से खरीद ली, किस्तें भी चुकाई और अपने एसेट की वैल्यू भी गिराई। तो ये कैसी लग्जरी है भाई। और क्या है, आइंस्टाइन की बात पे आते हैं, वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। पे वाला अंडरस्टैंड, ये अर्न्स इट की तो एग्जांपल हमने देखी, गूगल में इन्वेस्ट कर दिया, नेटसोल में इन्वेस्ट कर दिया। आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, कंटिन्यूसली कंटिन्यूस ग्रोथ आती रहेगी, दैट्स आल्सो अर्निंग, अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड आप बना रहे हो। वन हु डजंट अंडरस्टैंड पेज इट। पेज इट की अगर मैं बात करूं, जो बात अधूरी रह गई, ये क्या है, पे कौन करता है, पे वो कर रहा है जो इंसान आ, गाड़ी खरीद ली, कार बैंक लोन पे खरीदी, पैसे भी चुकाए जा रहे हैं, वैल्यू भी गिरती जा रही है। चलो, पाकिस्तान में माना ये एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लो, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स मैं ये नहीं कह रहा कि यूज नहीं करने चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज करो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज नहीं करते, मतलब आप मिस यूज कर दो क्रेडिट कार्ड्स को, ये आदत बना लेते हो, दैट इज अ बैड थिंग। मैं और मेरी वाइफ दोनों के क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास भी हैं क्रेडिट कार्ड्स। बट ऐसा है कि मेरी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट 15th है, मेरी वाइफ की 30th है। हम दोनों की क्रेडिट कार्ड की डेट डिफरेंट है। तो जब 30th, जब इस एंड की तरफ शॉपिंग करनी होती है तो हम मेरे कार्ड से करते हैं कि टाइम मिल गया, ठीक है। जब फर्स्ट सेकंड आ जाती है, 30th गुजर गई, फर्स्ट सेकंड आ गई, तो फिर हम मेरी वाइफ के कार्ड से शॉपिंग करते हैं, तो वी गेट अ टाइम टू पे। और हम अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे करते हैं, तो वी डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट। सो ये अच्छी चीज भी है, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। लेकिन आप अपनी चादर से पैर ना फैलाओ तो वो अच्छा है। बट अगेन, जो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करता है, ही पेज इट, ही पेज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। अच्छा, थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी पे और बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट। सिंस मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को ऑन मनी मैनेजमेंट, तो मैं आपको भी बता दूं, थोड़ी सी ब्रीफ देना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं, दे बेसिकली, हम सब इंसान है ना, बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी लैक सेल्फ कंट्रोल। इंसान है, इंसान में जिसने नफ्स को कंट्रोल कर लिया उसने सब कर लिया, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, वी लैक सेल्फ कंट्रोल। सो इसके लिए एक बहुत अच्छा डायलॉग है, पीपल, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि आप अपने पास इसको नोट करके रखना, ताकि यू विल मेक गुड फाइनेंशियल हैबिट्स। पीपल succumb to short term satisfaction instead of long term gratification. This is $1 million sentence. आप गिव गिव अप कर देते हो, मतलब आप अपनी वांट्स के आगे गिव अप कर देते हो। कैसे? यू हैव टू बाय अ कार, ठीक है, आपने गाड़ी आज खरीदनी है, आपने एक वेकेशन के ऊपर जाना है, लेकिन दिस थिंग कम्स एट एन एक्सपेंस। वो एक्सपेंस क्या है? योर फ्यूचर रिटायरमेंट लिविंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, स्टॉक मार्केट पे जाएंगे, ये मैं एक बिल्डअप कर रहा हूँ, ये उसके ऊपर जाने के लिए एक बिल्डअप कर रहा हूँ कि बंदे रैश डिसीजंस लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक दिन में अरबपति बनना है, एक दिन में करोड़पति बनना है, 1 रुपए का स्टॉक लेंगे, चाहेंगे 10 रुपए का हो जाए, 10 गुना पैसे बना लें। वो चीज को अवॉइड करना है, ये ब्लंडर सारे अवॉइड करने हैं, इसलिए मैं ये आपको ये पूरा बिल्डअप दे रहा हूँ। अच्छा, पीपल सकम टू शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन, ठीक है।
लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन को अपनाते हैं। क्या किया, वेकेशन पे चले गए, वेकेशन पे चले गए, 10 लाख रुपए फूक के आ गए, ठीक है। तो आप बेसिकली यू हैड अ रिटायरमेंट फंड। बाहर मुल्कों में लोग बना के रखते हैं अपना रिटायरमेंट फंड कि यार मैं 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मेरी लाइफ 80 साल की होगी। जो एक्चुअली लाइफ एस्टिमेट्स होते हैं वहां पे कि 80 साल की एक मीडियन एज लिमिट है, भाई 80 साल तक तुम जियोगे, 60 साल में तुम रिटायर हो जाओगे, 20 साल क्या करोगे, यू नीड टू हैव रिटायरमेंट फंड, ठीक है। वो रिटायरमेंट फंड चाहिए, लेकिन आप वेकेशन पे चले गए, ठीक है। यू गेव अप योर लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन फॉर शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन। शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन क्या थी, वेकेशन पे चला गया। तो ये चीज है, इस चीज को आपने देखना है, केयरफुली कंसिडर करना है। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग टर्म के अंदर एक और चीज आ सकती है, यू नीड टू सेव फॉर कॉलेज, मतलब बच्चों की कॉलेज के लिए आपने पैसे सेव करने हैं, दैट्स आल्सो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन नीड। लॉन्ग अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, बच्चे की कॉलेज के लिए सेव करना है। तो ये सब नीड्स को यू नीड टू डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अच्छा, मनी मैनेजमेंट के अंदर एक छोटी सी बात करूंगा, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स ये इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी के ऊपर हम मूव करेंगे कि फिर आप अपना डिसीजन खुद लेंगे कि भाई मेरे लिए स्टॉक मार्केट आज सूटेबल है भी कि नहीं है। तो वो आपका डिसीजन होगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जाने से पहले वी नीड टू चेक योर टाइम होराइजन। टाइम होराइजन ज्यादा है, यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। आज मैं 25 साल का हूं, आई रिटायर एट 60, द टाइम होराइजन इज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स है, तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली इन्वेस्ट करोगे एक पूल के अंदर, दिस इज योर पूल। आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इसके अंदर पैसा डाल रहे हो, ठीक है। आप आपका जब रिस्क बढ़ जाता है, मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो यू कैन गो फॉर इक्विटीज। इक्विटीज के अंदर आप पैसा डालो, बिकॉज बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट नीचे चले गई, अगर मेरा टाइम होराइजन 2 साल है और मार्केट क्रैश हो गई, तो मेरा तो सब पैसे धुल गए। लेकिन अगर मेरा टाइम होराइजन 35 ईयर्स है, 60 साल में मैं जाके रिटायर हूंगा, तो दिस गिव्स मी टाइम फॉर व्हाट, टाइम टू recoup my losses, if any, recoup my losses। सही है? अगर कोई लॉस होता है, मार्केट क्रैश होती है, तो साइकिल चल रही है, उस क्रैश के अंदर हमने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रेगुलरली इन्वेस्ट करते गए, रेगुलरली इन्वेस्ट करते, रेगुलरली इन्वेस्ट किया, क्या हुआ, अपनी एवरेज कॉस्ट को मैं नीचे लेके आ गया। जब मार्केट बढ़ी तो मैंने नीचे वाली पे भी कमाया, ऊपर वाली पे भी कमाया, इवेंचुअली मैंने और ज्यादा कमाया। दिस गिव्स मी टाइम टू recoup my losses। when time horizon is low, your risk appetite is low। रिस्क एपेटाइट इज रिस्क लेने की सलाहियत, रिस्क लेने की सलाहियत कम हो गई। जब रिस्क लेने की सलाहियत कम हो गई, तो यू गो फॉर सेफर इन्वेस्टमेंट्स, you invest in money market। The difference between money market and capital market is money market, capital market generally less than 1 year। 1 ईयर से कम हो, लेकिन मैं कहता हूं 3 साल से कम है अगर आपका टाइम होराइजन, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ले लिया, बहुत ठीक है, 20% तक इन्वेस्ट किया, 80% बीट इन मनी मार्केट्स, ठीक है, ताकि वो आप उसको उस पर तो एटलीस्ट कम हो। कैपिटल मार्केट इज मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर है, तो आपका इसके अंदर स्टॉक्स भी आ गया, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी आ गया, जैसे मैंने बात की, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स आ गए, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो कैपिटल मार्केट में आप तब जाओ व्हेन इट इज मोर देन 1 ईयर। अगेन मैं एक छोटी सी बात सबको बोलता हूँ कि यार आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करो, रिस्क है तो रिस्क है, अगर आपने रिस्क लिया तो रिस्क है, मतलब आपकी
आपका इनकम बढ़ती है, ठीक है ना। रिस्क के साथ रिटर्न भी आता है। रिस्क का दूसरा पार्ट है रिटर्न। रिस्क और रिटर्न को इन आइसोलेशन नहीं देखना है। रिस्क देखोगे तो रिटर्न भी देखोगे। मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक पेनी स्टॉक खरीद रहा हूं, मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं। क्यों ज्यादा ले रहा हूं? कि मेरा रिटर्न मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है। किसी एडवाइजर को, किसी ब्रोकर को ब्लेम नहीं करना है कि भाई ये इसने मुझे दिला दिया। मैंने इसलिए लिया कि मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो जाएगी, दैट इज माई रिटर्न रिक्वायरमेंट, ठीक है। ब्रोकर को ब्लेम नहीं करना है, ब्रोकर ने आपको बताया, ये डिसीजन आपका है, ठीक है। तो रिस्क मतलब आपने बोला भाई मुझे साल का 15% का रिटर्न बनाना है, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं। आप कमाओ 15 से लेकर 18% का रिटर्न बन जाता है, 14 से लेकर 18% टू बी प्रिसाइज रिटर्न बन जाता है इस मार्केट के अंदर। तो ये चीज है मूविंग फॉरवर्ड। ये हमने बात कर ली थी थोड़ी इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी के हवाले से, कि आपको आइदर के ये सूट करती है इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक मार्केट की, कि नहीं करती है। कि अगर आपका टाइम होराइजन कम है, अगर टाइम होराइजन कम है तो स्टॉक मार्केट आपको सूट नहीं करती। टाइम होराइजन ज्यादा है तो आपको सूट करती है। दैट इज योर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। अच्छा यार, कुछ रूल ऑफ थम्स हैं, मतलब लोगों की साइकी है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिक्स्ड इनकम में कौन इन्वेस्ट करता है? फिक्स्ड इनकम रिटायर्ड लोग होते हैं जिनको अपना किचन रन करना होता है, वो बेसिकली किचन एक्सपेंसेस निकालने के लिए फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जनरल परसेप्शन था। टेक एन एग्जांपल ऑफ टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। दोनों की वेल्थ, इसकी वेल्थ है $10.2 मिलियन, $10.2 मिलियन। इसकी वेल्थ है $9.8 मिलियन। लुकिंग एट द नंबर्स, इनमें से कौन सा बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा? वेल्थ दोनों के पास है, डिसेंट वेल्थ है दोनों के पास, लेकिन गिविंग जो जजमेंट जो लोगों के मुंह से निकलती है, देखो इसके अंदर बिहेवियर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम जो पढ़ते हैं, जो हमारे करिकुलम में पढ़ाया जाता है, उसके अंदर वी हैव वन थिंग कि भाई इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स की टर्म आप सबने सुनी होगी, बट दिस इज नॉट नॉर्मली द केस। पीपल आर लॉस एवर्स। रिस्क से डर नहीं लगता, लॉस से डर लगता है। रिस्क तो उठा लेंगे, लॉस आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि ये बंदा जो है ना, दिस वन, दिस इज लाइकली टू गो इनटू फिक्स्ड इनकम। लाइकली टू गो, मैं नहीं कह रहा जाएगा। दिस पर्सन इज लाइकली टू गो इनटू फिक्स्ड इनकम। क्यों? मैं 10 के नीचे नहीं चला जाऊं, 10 मिलियन मैं मेंटेन करके रखूं, 10 के नीचे ना चला जाऊं। दिस पर्सन इज लाइकली टू गो इन इक्विटीज के 10 क्रॉस हो जाए, 10 को मैं ब्रीच कर जाऊं। ये दोनों का डिफरेंस है, पैसे दोनों के पास है। तो हम जो कहते हैं ना कि यार टाइम कम है, उसका रिस्क एपेटाइट कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियर ने भी एक पार्ट प्ले कर दिया कि भाई मेरा दिमाग मुझे क्या बता रहा है कि यार इसके नीचे नहीं जाना, इतनी तो वेल्थ मेंटेन करनी ही है। शॉर्ट टर्म में ये फोर्सेस आपको हिट कर रही होती हैं, आपका दिमाग आपको गलत एडवाइस कभी कभी कर देता है, बट यू नीड टू स्टे काम। आप थोड़ा सा रैशनल इन्वेस्टर की तरह सोचो। मेरा विजन अगर लॉन्ग टर्म है तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। एक चीज, लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स के अंदर क्या है? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आ गए एंड इक्विटी आ गई। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर देखो अभी इस साल क्या हुआ। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया, दे मेड गुड मनी। कैसे?
ये कोरोना आ रहा था और ये सब चीजें हो रही थी, इंटरेस्ट रेट फोकस था कि भाई नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, दे बॉट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इन गुड क्वांटिटी। बैंक्स, क्या होता है यार, इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा तो बैंक की स्प्रेड तो कम हो गई, स्टिल दे मेड मनी आउट ऑफ इट। क्यों? क्यों कमाया इतने बुरे सालों में भी, क्यों कमाया बैंक्स ने? इन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर दबा के इन्वेस्ट कर दिया। जब दबा के इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट गिरा तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइस ऊपर हो गई। मार्केट का रेट है 10%, आपने 13 पे इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई आप, जो नया इन्वेस्टर है उसको 10 ही मिलेगा, तो वो जो उसकी प्राइस थी जो उस बॉन्ड की थी वो ऊपर चले गई। तो 10 से गिर के हो गया 9, और ऊपर चले गई। मार्केट का रेट तो 9% हो गया, आपको 13 मिल रहा है, और गिर के 8 हो गई, और ऊपर चला गया, 7 हो गई, और ऊपर चला गया। इवेंचुअली आप, मार्केट का रेट 7 हो गया, आपका रिटर्न पहुंच के जाके 18% पे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे गिरती गई यू गेटिंग द कूपन प्लस द मार्केट अप्रिसिएशन। तो इस तरह से बैंक्स ने बहुत ज्यादा पैसे बना लिए। माय फ्रेंड वर्क्स फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसने बोला कि भाई मेरी ट्रेजरी डिपार्टमेंट बोलती है कि भाई जो दिसंबर का टारगेट थे वो 1 अप्रैल को हम पूरा कर चुके थे। अप्रैल फूल नहीं बना रहा था वो, उसने वाकई में पूरे कर दिए थे। जब पूरे कर दिए तो फिर वो 2021 की प्लानिंग शुरू हो गई, अच्छे बोनसेस मिले, तो जिसने ये फोरकास्ट कर लिया उसने बहुत अच्छा कमा लिया। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ये नहीं है रिटर्न कम होगा, रिटर्न अच्छा मिल जाता है इफ योर जजमेंट इज वाइज जजमेंट। मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, 20 21 22% तक रिटर्न चला गया, इतना तो इक्विटी का भी नहीं था। तो ये है, आपको टाइमली शिफ्ट करते रहना होता है अपने फंड्स को, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। इक्विटी इज अगेन लॉन्ग टर्म, इक्विटी तो लॉन्ग टर्म है। तो इक्विटी में जाना उस वक्त है जब 3 साल से ऊपर का होराइजन है। 3 साल से कम है तो पार्शली जाओ, 1 साल से कम है तो जाना ही नहीं है। दिस इज योर रूल ऑफ थंब। क्या है रूल ऑफ थंब? ये लिख लो अपने पास एक जगह। लेस देन 1 ईयर, नॉट एट ऑल। 1 to 3 years, partial. Greater than 3, equities you can go. You can invest in equities. ठीक है? This is one thing. अच्छा, इसके बाद फिर हम एक बात करते हैं कि equity markets are forward looking. अच्छा, इसमें क्या बात कर सकते हैं हम लोग? लेट्स से यूएस मार्केट की एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ी मार्केट है तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यूएस मार्केट ने क्या किया कि दिसंबर जनवरी नए हाइज लगा रही है। कोरोना कब आया? कोविड आया दिसंबर 2019। ठीक है, मार्केट ने नए हाई लगाए। पाकिस्तान का हाई लगा 10 जन 2020, ये हाई लगा था। ठीक है, यूएस फेब 2020 तक उसको पता ही नहीं था कोरोना के बारे में, इट वाज गोइंग अप, स्मूथ सेलिंग थी बिल्कुल। ठीक है, फिर डब्ल्यू ने बोला इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक और ये सब है ये सब है, तो फिर लोगों ने फोरकास्ट किया कि भाई आगे जाके क्या होगा, जॉब लॉसेस होंगी, लॉकडाउन होंगे, भाई लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, तो मार्केट ठक क्रैश हो गई। 15 मार्च 2020 यूएस स्टॉक्स बॉटम्ड। यूएस मार्केट का इंडेक्स था 30,000 पे, डाउ जोन्स, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वाज 30,000, इट ड्रॉप टू 19,000। ठीक है, यूएस में ये बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में तो ये कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन यूएस में दिस वाज समथिंग वेरी बिग। तो उसके बाद फिर मार्केट्स ने रिकवर करना शुरू किया। हाउएवर जब वो रिकवर करी तो सितंबर 2020 इट वाज बैक टू प्री कोविड लेवल्स। लेकिन ये जो नीचे गई 30 से 19, कुछ स्टॉक्स ने इसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो कौन से स्टॉक्स थे? दोज वर द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। ये हम जो आपस में बात कर रहे हैं ड्यू टू कोविड, हम
इधर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। जूम $400 का हो गया, मार्केट ऊपर के $400 तक जूम का स्टॉक चला गया। अच्छा, नेटसॉल, नेटसॉल क्या कह रहा हूँ, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, लोगों ने सिनेमाज नहीं जा रहे थे कोरोना की वजह से, तो फिर क्या हुआ कि भाई नेटफ्लिक्स पे देख लो, नेटफ्लिक्स का स्टॉक ऊपर चला गया। अमेजोन, भाई बाहर निकल के शॉपिंग नहीं करते थे, अमेजोन पे ही शॉपिंग कर ली, ठीक है, कन्वीनियंस, ग्रोसरी मंगा ली, वो आपका कुछ भी मंगाना है अमेजोन पे, एवरीथिंग इज देयर, मंगा लिया। अच्छा, इसके अलावा दीज वर द, इन स्टॉक्स को कहते हैं फैंग स्टॉक्स। फेसबुक, एप्पल, amazon, netflix and google, these are the technology stocks। तो अब इन स्टॉक्स ने फायदा लिया इस कोविड का, और मार्केट ऊपर ऊपर जैसे जाना शुरू हुई, ये डबल पेस से ये ऊपर गए, तो जिसने कमाना था वो इस तरह भी कमाया। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर स्टॉक सिलेक्शन, वेरी केयरफुल विद स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है तो यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। पाकिस्तान में मसला क्यों नहीं है? पाकिस्तान में यू हैव एक्चुअली 650 स्टॉक्स, 100 डिफॉल्टर हैं, तो यू एंड अप विद 550। 550 में से चेरी पिक करना बहुत इजी है। इफ यू लुक एट द यूएस, यू हैव 5000 स्टॉक्स, 5000 स्टॉक में से एक स्टॉक निकालना बहुत मुश्किल है, इसमें से एक स्टॉक निकालना बहुत आसान है। अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में है नेटसोल, एवेंसियन, टीआरजी और सिस्टम्स, ये 4 स्टॉक्स हैं। तो भाई इनमें आपने इन्वेस्ट कर लिया, और इनमें जब आपने इन्वेस्ट किया तो फिर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने जिस तरह ग्लोबली परफॉर्म किया, इन्होंने भी परफॉर्म कर दिया और मार्केट लेके चले गए। अच्छा, नाउ स्टॉक मार्केट पे जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ लोगों से मिलता हूं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या रिटर्न बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कीप दिस टॉपिक हियर, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न टू एक्सपेक्ट। अच्छा, मार्केट रेट जो हम डिस्काउंट रेट देख रहे हैं, इट इज एट 7%, ठीक है। बैंक में आप रखोगे आपको 5 से 6% के आसपास मिल जाएगा। किसी अच्छी जगह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया तो आपको करीब 8% के लगभग मिल जाएगा, बट यू नीड टू ब्लॉक दैट इन्वेस्टमेंट। ये है कि बैंक के अंदर आपको ये मिलेगा 8% के आसपास, तो रफली रफली 6 7 8% ये मैक्स है, हद है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो मैं कुछ लोगों से सुनता था, लोग कहते थे यार मुझे 30% चाहिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, दे यूजुअली लूज मनी, ठीक है ना। यू नीड टू बी रियलिस्टिक, आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म इस मार्केट के अंदर रहना है। छोटे इन्वेस्टर की लाइफ बड़ी होती है, जो बहुत अग्रेसिव जाता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, उसकी लाइफ छोटी होती है। तो यू नीड टू इंक्रीज योर लाइफ इन दिस मार्केट, यू नीड टू, लिख लो ये, इंक्रीज योर लाइफ इन मार्केट। अच्छा, तो यू नीड टू प्ले सेफ ऑब्वियसली, ठीक है, सेफ सेफ खेलो फिर। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिस्क ना लो, रिस्क कैसे लेना है वो भी बताऊंगा अभी। अच्छा, तो वी कम अप विद अ बिल्डअप मॉडल, ठीक है। तो हम चीजों को ऐड करते जाएंगे, वी कम अप विद द रिटर्न। मेरे हिसाब से 14 to 18% इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट इज इन सिंगल डिजिट, 9% तक अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, तो यू शुड बी लुकिंग एट दिस नंबर। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ के 13% हो गया, लेट्स से 13% हो गया, तो दिस नंबर विल ऑब्वियसली इंक्रीज, ठीक है ना। 13% अगर मुझे रिस्क फ्री मिल रहा है, तो मुझे स्टॉक मार्केट में आके 14 लेने की क्या जरूरत है, मैं सेफ 13 लूंगा ना। तो दिस नंबर हैज टू बी इंक्रीज देन, ठीक है, वो फिर आप बढ़ा सकते हो। तो देखो, मीडियन
डिस्काउंट रेट हम मीडियन पकड़ते हैं, ठीक है। मीडियन क्यों पकड़ा? ये 7% जो आज डिस्काउंट रेट है, दैट इज ड्यू टू कोविड, ठीक है, दैट इज ड्यू टू कोविड। तो अब ये जो इंटरेस्ट रेट अब जब नॉर्मलाइज होंगे तो 9, 10, 11, पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 300 आउट ऑफ 365 डेज सिंस इंसेप्शन, पाकिस्तान जब बना वहां से मैं काउंट करूं तो 365 में से 300 दिन इंटरेस्ट रेट वाज इन डबल डिजिट्स, यानी कि 10 से ऊपर रहा है। हम मीडियन पकड़ते हैं, लेट्स से 9% हमने पकड़ा। वी नीड टू बी कंजर्वेटिव विद आवर इन्वेस्टमेंट्स। आप कंजर्वेटिव रहोगे तो इवेंचुअली यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। आप अकाउंटिंग में सीखते हैं द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस यही है ना कि आपने वाइज डिसीजंस लेना है। आप कंजर्वेटिव होकर चलोगे, इवेंचुअली यू विल मेक मनी, ठीक है। मीडियन डिस्काउंट रेट आपने पकड़ा 9% का, आप कुछ और भी पकड़ सकते हो, दैट्स योर कॉल। अच्छा, कॉर्पोरेट रिस्क प्रीमियम। अच्छा, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है लेट्स से 9%। आज की 9% की बात करते हैं कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी, 9% में डिस्काउंट रेट जाके खड़ा हो गया। तो अगर मैं कंपनी का बॉन्ड बनाऊंगा तो गवर्नमेंट, कंपनी का रिस्क गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा है, कंपनी का थोड़ा ज्यादा है, तो आई एड अ प्रीमियम ऑफ लेट्स से 2%, ठीक है। देन दिस इज माय कैलकुलेशन कि अगर मैं इक्विटी में जा रहा हूं तो आई नीड अ रिस्क प्रीमियम ऑफ एटलीस्ट 5%। इक्विटी रिस्क प्रीमियम, I need 5% more. What do I end up with? 16%. तो जो मैं 14 to 18 कह रहा हूं, that is roughly the number of 16%, ठीक है। ये बढ़ जाएगा, लेट्स से ये बढ़ के हो जाता है 12%, तो ऑब्वियसली ये नंबर चेंज होकर 12, 2, 14 और ये 19% पे चला जाएगा। तो इस तरह से यू कैन प्ले विद नंबर्स। ये नंबर आपका अपना है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द मार्केट, सही है। तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को अपनी प्लान करोगे, राइट right. अच्छा, जब हमने बात की कि वापस वी कम टू अ कॉन्सेप्ट दैट इक्विटी मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। जब फॉरवर्ड लुकिंग है तो कैन आई रिलाई सोनली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स बनाते हैं, तो क्या आप इस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। कर सकते हो, आप पास देखोगे, आप बुक वैल्यूज निकालोगे, इट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना नहीं चाहिए, इट इज अ गुड थिंग, लेकिन the more I'm interested in is director's report, analyst briefings, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। आज ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने तो वो दिखा दिया कि जो हो गया, इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है तो मेरा उस जगह पे जाने का पॉइंट नहीं है ना। तो जहां ग्रोथ है वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो हम फॉरवर्ड आगे की बात करते हैं, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर दिखाया हुआ होता है कि यार आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई, एक कंपनी के अंदर जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, तो उसमें उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा था कि डिस्पाइट द पेंडेमिक वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिमांड। ये पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आया कि यार दिस कंपनी इज गोइंग टू डू गुड। ये जैसे ही ये लॉकडाउन शॉकडाउन के चक्कर खत्म होंगे, दिस कंपनी इज गोना शूट। The director reports sometimes give you a very good, मतलब के आइडिया कि यार आगे जाके हो क्या रहा है, फॉरवर्ड व्यू दे देती है आपको। एजीएम्स अटेंड करो, डायरेक्टर्स के साथ बात करो, वो आपको बताएंगे यार कि हमारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके चलना होता है चीजों को। अच्छा, अब हम आगे एक टॉपिक पे आते हैं कि द टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरीज।
Number one, V shape. Number two, W shape. Number three, L shape. Number four is very interesting. नाइकी के हमने जूते देखे हैं, लेकिन इसकी रिकवरी भी एक, इसकी जो साइन है, दिस इज द साइन, इस साइड टाइप की भी रिकवरी होती है। देखो, जो कोविड में हमने शॉर्ट टर्म देखा कि अभी जैसे हमने यूएस की बात की, ठीक है, दिसंबर से, दिस इज फेब, दिस इज नवंबर, ठीक है, ये कौन सी रिकवरी है? वी शेप। ये दिसंबर से फेब में गई, दिस इज बैक टू प्री, दिस इज सितंबर, सॉरी, सितंबर इट्स बैक टू प्री कोविड लेवल्स। अच्छा, सितंबर में ये क्यों आई थी, इतना जल्दी बढ़ क्यों गई? कि यहाँ पे वैक्सीन की न्यूज आना शुरू हो गई थी। वैक्सीन की न्यूज आई, दे एंटिसिपेटेड कि मार्केट खुली हो जाएगी। इट वाज जुलाई, जब लॉकडाउन शॉकडाउन से एवरीथिंग वाज ओवर, और यहाँ से मार्केट शूट कर गई। तो वैक्सीन की न्यूज थी, प्लस स्टिमुलस की बातें हुई, यहाँ स्टिमुलस देने की बातें हुई यूएस मार्केट को। तो जब ये सारी बातें आई, तो दे फोर्सी कि यार ये सब आएगा तो क्या होगा, तो वो सब मार्केट को किक किया उसने। अच्छा, डब्ल्यू शेप क्या है? लेट्स लुक एट पाकिस्तान। This this was, let's say, August 19। ये कोविड नहीं था, बट मार्केट वॉज लो, ठीक है, मार्केट नीचे गिरी थी। दिस वॉज Jan 20, ठीक है। इधर मार्केट थी 27,000 पे, इधर चल गई 43 पे, ठीक है, 27,000 से 43,000। अच्छा, March 20, बैक टू 27K, ठीक है। दिस इज December 20, 42.5K, ठीक है। दिस इज डब्ल्यू शेप, सही, इसकी भी एग्जांपल है। व्हाट इज एल शेप? एल शेप इज बेसिकली नॉट अ रिकवरी, इट्स अ रिसेशन, रिसेशन और डिप्रेशन, कि मार्केट्स भाई बहुत बुरा हो गया, मार्केट्स के साथ, मार्केट्स आर गोइंग टू क्रैश, सो दे गो डाउन एंड दे कीप कंटिन्यू टू स्टे डाउन, ठीक है, अनलेस कुछ चीज, दिस इंडिकेट्स डिप्रेशन, डिप्रेशन इन इकोनॉमी। लोगों ने फोरकास्ट किया था 1929 1930 वाले रिसेशन की तरह, मार्केट गिरेगी एंड देन इट्स गोना स्टे फ्लैट, गिरेगी और खत्म हो जाएगी। तो विच डिडंट हैपन थैंकफुली, ठीक है। एक और स्कूल ऑफ थॉट था कि इसने बोला कि भाई ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं था, बट ये इसने बोला कि भाई जो जॉब लॉसेस हुए 40, ठीक है, अब जॉब रिकवरीज आने में टाइम लगेगा, so they'll gradually start to go up. So this is going to take time। ये ग्राफ पे अगर प्लॉट करो तो ये नीचे गया, और ये, इसको बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने में, ये टाइम ले रहा है ऊपर आने में, इसको सालों लगेंगे, सालों। ये जो नुकसान हुआ है ना, ये इसकी भरपाई बहुत जल्दी नहीं होगी, इसको फिल होने में टाइम लगेगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरीज। नाउ लेट्स टॉक, हम इस लेक्चर के एंड की तरफ पहुंच गए। विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। वैल्यू स्टाइल, वैल्यू स्टाइल ये है कि इफ आई फाइंड दिस थिंग चीप, डू यू फाइंड दिस थिंग चीप? अब चीप के लिए यू नीड टू डू रिलेटिव कैलकुलेशन, ठीक है। किस तरह चीप? देखो, एक कंपनी का हिस्टोरिकल पीई इज
8, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि इट इज ट्रेडिंग एट 6.5, लेट्स से, ठीक है। माइंड यू, इधर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं, कंपनी फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट, प्राइस ग्रेजुअली नीचे आई है। फंडामेंटल से मेरी मुराद ये है कि भाई कंपनी जो कमा रही थी उसकी अर्निंग सेम है, उसका फ्यूचर बिजनेस सेम है, बिजनेस स्टेडी है, कोई इसके अंदर कोई खतरे की घंटी नजर नहीं आ रही है। येट उसका पीई गिर गया, पीई गिर गया। कंपनी देती थी डिविडेंड, डिविडेंड देती थी, सही है, 100 रुपए का था, गिर के हो गया लग से 80 का। कंपनी देती थी 8 रुपए का डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड 8% से बढ़ के 10% की हो गई। मुझे वैल्यू, एक वैल्यू यहां से नजर आई, एक वैल्यू यहां से नजर आई। तीसरा इंपैक्ट है प्राइस, प्राइस 100 से गिर के कितनी हो गई, 80 हो गई। तो फिर मुझे क्या नजर आया कि देयर इज सम रूम, ठीक है, यहाँ पे रूम है, तो आई शुड इन्वेस्ट इन इट और आई शुड नॉट इन्वेस्ट इन इट, ऑब्वियसली आई शुड इन्वेस्ट इन इट। अच्छा, वैल्यू स्टाइल का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट कौन है? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, यू ऑल नो वॉरेन बफेट सबसे बड़ा यूएस का इन्वेस्टर है, जो स्टॉक मार्केट से जिसने अपनी वेल्थ बनाई। अच्छा, सेकंड स्टाइल इज द ग्रोथ स्टाइल। वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टर्स को एक किताब रेकमेंड करता है विच इज नोन एज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हैविंग रेड दिस बुक 3 times, मैंने ये किताब 3 दफा पढ़ चुका हूं, तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। इस बुक में कहता है ग्रोथ स्टाइल ये है कि इफ द बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या है, आपका इंडेक्स है, हमारा है KC 100, KC 100 इंडेक्स है, ठीक है, और ये आपका स्टॉक है, एनी स्टॉक, ठीक है। दिस इज 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। आपने 5 साल का परफॉर्मेंस उठाया, उसने बुक में कोई वो टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। लेट्स से बेंचमार्क ने यहाँ पे रिटर्न दिया 5%, 6%, -3%, 5%, 7%। दिस इज योर बेंचमार्क का रिटर्न। आपके स्टॉक के रिटर्न है 8%, 2%, 2% नहीं, सॉरी, हम ग्रोथ की बात करें, 12%, लेट्स से 12%, -1%, 7% and 9%. This makes this stock a growth stock. इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया बेस्ड ऑन ग्रोथ। यार सर, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं ऐसे ही किसी कंपनी को उठा लूं तो वो ग्रो कर रही है, लेकिन बेसिकली यू नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स जैसे चेंज हो गए, फंडामेंटल्स कैसे चेंज हो गए? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनी यूजुअली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट, और हमारा रुपी डिप्रिशिएट करता है, तो एफएक्स रेट की अनफेवरेबल मूवमेंट आ गई, एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिफोर कोविड, अगस्त 20 की बात कर रहा हूँ, और लेट्स से 2019 में एक स्टॉक था फिरोसन्स लैब, ये 2018 था आई गेस। दिस मेड अ हाई ऑफ 600 रुपीज, अगस्त 20 में दिस मेड अ लो ऑफ 85 रुपीज, ठीक है।
थैंक्स टू कोविड के उसकी रिकवरी आ गई, बट फंडामेंटल्स क्या चेंज हुए? इंटरेस्ट रेट गिर गया, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो गई, प्रोडक्ट्स वापस आ गए। जो HIV की ड्रग चलाई थी वो उतनी नहीं चली एज द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड। तो यू नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन फंडामेंटल्स। ठीक है, ये एग्जांपल थी इसकी। अच्छा, हमने बात कर ली, वैल्यू पे बात कर ली, हमने ग्रोथ पे बात कर ली। द थर्ड स्टाइल इज द कॉन्ट्रेरियन स्टाइल इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन स्टाइल, कॉन्ट्रेरियन स्टाइल क्या है? कॉन्ट्रेरियन स्टाइल है आई गो कॉन्ट्ररी टू व्हाट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंटिसिपेट। सब कह रहे हैं मार्केट अच्छी हो जाएगी, मार्केट तेज हो जाएगी, जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर होगा वो मार्केट को सेल करेगा। सब कह रहे हैं मार्केट बुरी हो जाएगी, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर मार्केट को बाय करेगा। रैशनल क्या देगा? कि जो बोल रहा है कि मार्केट अच्छी हो जाएगी तो उसके पास खुद के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए वो कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मार्केट अच्छी हो जाएगी, मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है, या मैं मार्केट में लॉन्ग हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट अच्छी हो जाएगी, तो वो मेरे से अगेंस्ट रिएक्ट करेगा। अगर मैं कहता हूं कि यार मार्केट तो बहुत बुरी है, तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर बोलेगा यार ये तो अपनी सारी होल्डिंग्स बेच चुका है, इसलिए ये ऐसा कहते हैं, तो मैं मार्केट में लॉन्ग हो जाऊंगा। तो दिस कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर, contrarian investor goes against the market, मार्केट के अगेंस्ट हो जाएगा, मार्केट के साथ नहीं चलेगा, वो मार्केट के अगेंस्ट जाएगा। दिस इज द कॉन्ट्रेरियन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पे मिस कर दी, एक टॉपिक मैं मिस कर गया हूं, दैट इज सम एडवाइसेस व्हिच आई नीड टू गिव यू ऑन स्टॉक सिलेक्शन। एडवाइसेस ऑन स्टॉक सिलेक्शन। लेट्स से हम कोविड एरा में बैठे हुए हैं, ठीक है? द स्टॉक्स विच विल डू गुड, ठीक है, गुड वर्सेस बैड। लेट्स मेक अ समरी। हमने जो देखा, टेक्नोलॉजी, हमने सब बात की कि जूम हो गया, अमेजोन हो गया, पाकिस्तान में सिस्टम्स, एवेंसियन, TRG, और ये आपका सिस्टम्स, एवेंसियन, TRG एंड नेटसॉल, इन्होंने आउट परफॉर्म किया मार्केट को बाय वाइड मार्जिन, सबसे ज्यादा। अच्छा, कोविड है तो ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल, दवाई की तो जरूरत पड़ेगी, दवाई की तो नीड पड़ेगी, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल भी इसको आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा जो आउट परफॉर्म करेगा दैट इज फूड सेक्टर। पीपल विल लुक फॉर सेफ्टी, खाना स्टोर कर लेंगे, ये एक जनरल एग्जांपल है, बट स्टिल आप रिस्की स्टॉक्स को एलिमिनेट करके फूड सेक्टर की तरफ आ जाओगे। यार लोग खाना खाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, डिस्पाइट दिस अ पेंडेमिक, कोई खाना खाना नहीं छोड़ेगा, तो फूड सेक्टर ऑल्सो आउट परफॉर्म द मार्केट। दोस्त who didn't, number one is बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही, रेट्स गिरे, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी रही, लेकिन बैंकिंग क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हुआ, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट रिस्क ड्यू टू कोविड, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, पीपल आर नॉट एबल टू पे बैक देयर मनी, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल इंडस्ट्री, लोगों ने देखा कि ऑयल प्राइसेस की जो मार्च आया था जब मार्केट्स बॉटम की थी, ऑयल प्राइसेस टच -$40, -$40, यानी कि आई पे यू टू टेक माई ऑयल, ठीक है, तो ये ऑयल सेक्टर के लिए तो बर्बादी थी, तो ऑयल सेक्टर ने भी सफर किया।
कि मईशत इसी से चलती है। जब मईशत ही बंद पड़ी तो ऑयल कौन लेगा, ठीक है। तो ये चीज थी। थर्ड इज टूरिज्म। लॉकडाउन वगैरह की वजह से कोविड ने भी सफर किया। कोविड में टूरिज्म इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा, दैट वाज द हार्डेस्ट हिट। टूरिज्म के अंदर एयरलाइंस आ गई। एयरलाइंस के अलावा कौन आ गया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये सब चीजों ने सफर किया। अच्छा, कमिंग बैक टू वैल्यू, वैल्यू स्टाइल। वैल्यू स्टॉक वो स्टॉक है, वन थिंग, जिसका प्राइस टू अर्निंग इज लो, प्राइस टू बुक, बुक वैल्यू मतलब प्राइस कंपेयर टू बुक वैल्यू इज लो, ठीक है। पाकिस्तान में लो प्राइस टू अर्निंग का मतलब है कि पी मल्टीपल ऑफ 4 to 6, अगर ये मल्टीपल मिल रहा है तो दैट्स अ वैल्यू स्टॉक। यूएस में 15 का पी मल्टीपल अगर है तो दैट्स अ वैल्यू। यूएस की मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट में फर्क है। तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन एवरीथिंग, अगर फॉरेन इन्वेस्टर को आपने लाना है इस मार्केट के अंदर, यू नीड टू गिव अ डिसेंट पी। तो 4 to 6 का अगर है तो दैट्स वैल्यू। प्राइस टू बुक आइडियली लेस देन 1, 1 से कम अगर प्राइस टू बुक है तो दैट्स अगेन वैल्यू। अच्छा, इसके बाद प्राइस टू अर्निंग्स हो गया। प्राइस डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड शुड बी हाई, greater than 8% to be on the safer side. Let's make a table. This is value, growth, price to earning, price to book, and dividend yield. We'll make a table. ठीक है। वैल्यू स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग इज लो, प्राइस टू बुक इज लो, डिविडेंड यील्ड इज, जब प्राइस नीचे है तो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू स्टॉक्स पे डिविडेंड। समथिंग अगर प्राइस अर्निंग भी लो है, प्राइस टू बुक भी लो है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं देता, दैट्स नॉट अ वैल्यू स्टॉक। वो वैल्यू स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। डिविडेंड देना लाजमी है। अच्छा, ग्रोथ स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग ज्यादा होगी। जनरली जनरली कितना होगा पाकिस्तान में, जो हमने कहा प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 4 to 6, ठीक है। प्राइस टू बुक लेस देन 1 ना, लेस देन 1, ठीक है। एंड डिविडेंड यील्ड 8% और अबव, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ थंब, ठीक है। ग्रोथ, डोंट कोट मी एनीवेयर, बट मैं जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूं। ग्रोथ स्टॉक्स का पीई इज हाई, ठीक है। प्राइस टू बुक इज अगेन हाई, डिविडेंड यील्ड लो और नो, ठीक है। या तो डिविडेंड देता ही नहीं है या बहुत लो होती है। हम नेटसॉल की बात करें, इट्स करंटली ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 20 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, सही है। तो प्राइस टू अर्निंग इज हाई, बुक वैल्यू भी इसकी लो है, तो इट्स मोर देन 4 का वो है इसका, वो है। लेकिन एक आपको बात बताऊं कि जो बुक वैल्यू है, बेसिकली बुक वैल्यू कम भी हो सकती है। वो क्यों कम हो सकती है कि डिविडेंड्स जो आपके निकलते हैं वो बुक में से ही निकलते हैं। अब एक कंपनी 300 रुपए की, उसकी बुक वैल्यू 20 है, वो क्योंकि वो अपने पास कुछ रिटेन ही नहीं करती, वो अपने पास रिटेन ही नहीं करती, सब दे देती है, तो उसकी बुक वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है। इट कैन बी मोर, बट आइडियली दिस इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर, ठीक है। तो ये है ग्रोथ स्टॉक के अंदर, ये है कि प्राइस टू अर्निंग भी ज्यादा है, प्राइस टू बुक भी ज्यादा है, डिविडेंड यील्ड लो या नहीं है, ठीक है। तो ये दिस टेबल यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड, द रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
मैं जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, व्हाट आई लाइक इज अ लो फ्री फ्लोट। व्हाट गिव दिस टू मी, ये मुझे रिटर्न में क्या देता है? अगर फ्री फ्लोट नहीं है, शेयर्स है ही नहीं मार्केट में, तो दैट मींस द स्टॉक इज इलिक्विड। जब इलिक्विड है तो स्टॉक का रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? एक जनरल रफ फॉर्मूला, ये आप बना सकते, आपका अपना फॉर्मूला हो सकता है, मेरा अपना फॉर्मूला है। द रिटर्न इज रिस्क फ्री रेट प्लस द equity risk premium which we just talked about कि equity risk premium कितना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में 5% था, प्लस द illiquidity premium। मैं एक illiquid चीज खरीद रहा हूं, अपना पैसा फंसा रहा हूं, तो आई नीड सम काइंड ऑफ रिटर्न। मैं एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई शेयर यू माई एग्जांपल। मैंने पंजाब ऑयल मिल्स का शेयर खरीदा, वेरी इलिक्विड, वेरी इलिक्विड, ठीक है। 3 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं थी स्टॉक के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं, नथिंग। बट जो मैंने आपको कहा, मैंने इसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ी थी। वी सी अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग ने इस चीज को सप्लीमेंट किया, इस मैनेजमेंट की बात को असर्ट किया कि भाई मैनेजमेंट ने जो बोला था वो सही बोला था, ठीक है। आई स्टार्ट पिकिंग दिस स्टॉक, ठीक है। आई स्टार्टेड फ्रॉम मिड सितंबर। दिस स्टॉक डिडंट डू एनीथिंग, नो मूवमेंट एट ऑल। मुझे ऐसा लगा शायद मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। November 30th, दिस स्टॉक वाज एट 139। अच्छा, आई सोल्ड दिस स्टॉक फॉर 207, फर्स्ट वीक ऑफ December। टू बी प्रिसाइज, दिस वाज ऑन मे बी, मतलब 10 या 12 दिसंबर थी। 12 तो आज है, 10 दिसंबर थी। तो ये इस स्टॉक को मैंने इस प्राइस पे सेल कर दिया। क्या ये रिटर्न शॉर्ट टर्म में आ सकता है? शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि भाई आपने अगर इलिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिटर्न प्रॉब्ली। आपके अगर फॉर्मूला ठीक है, आपका इन्वेस्ट करने का स्टाइल ठीक है, अगर आपने बेसिक्स को ठीक रखा है, फंडामेंटल्स को पहले पकड़ के रखना है, फंडामेंटल्स शुड स्टे इंटैक्ट, इस चीज को नहीं छोड़ना, इस चीज को कभी नहीं छोड़ना। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर फ्री फ्लोट, मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मैं आपको अगर थोड़ा सा शेयर करूं, फ्री फ्लोट लेस देन 20%, यानी कि 80% मैनेजमेंट मालिकान के पास और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास और इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ा हुआ है। अगर ये नंबर लेस देन 20% है, इट मींस मैनेजमेंट इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, राइट। मैनेजमेंट ने अपने पास रखा हुआ है शेयर, तो आप क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए ना। प्लस अगर आप इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करो तो यू कैन प्ले विद दिस स्टॉक, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको मनूवर कर सकते हो। तो कोई भी बंदा, देखो, एक चीज अगर रेयर है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बनती है। एग्जाम्पल, बक्सली पेंट्स, फ्री फ्लोट ऑफ ओनली 576,000 शेयर्स। दिस इज द ओनली फ्री फ्लोट, कंपनी इज इन लॉसेस, ठीक है। लेकिन पेंट तो बिकता है, पेंट बिकता है। आई गॉट दिस स्टॉक एट 42, sold at 76 in 3 months. Crescent Star Insurance, CSIL, 10 million shares. Stock price was 1.8 per share. Just imagine, आपने कंपनी इतनी बड़ी बनाई, established कंपनी, 1960s की established कंपनी, ठीक है। It was trading at 1.8, सॉरी, द फ्री फ्लोट was 100 million, 10 करोड़ शेयर है, ठीक है। 10 करोड़ शेयर है, 10 करोड़ शेयर। क्या ये पूरी कंपनी, क्या ये पूरी कंपनी
मुझे ये दे देगा इस प्राइस पे 1.8 पर शेयर में? ऑब्वियसली नहीं देगा। मैंने दूसरी चीज क्या देखी, बुक वैल्यू पर शेयर, इट वाज 9। 9 रुपए की, 9 रुपए बुक में पड़े हुए हैं, ठीक है, 1.8 का शेयर है। इमेजिन आई सोल्ड दिस स्टॉक एट 3.6, डबल। इट टुक मी 4 months, but double. Illiquidity gives you a return, but don't invest in illiquid stocks अगर आपका टाइम होराइजन छोटा है, ठीक है। If time horizon is short, time horizon is short, better not to invest in illiquid stocks. So that is it for today. अगर आप लोग की कोई इंक्वायरी है, कोई कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, सो email, you can email it to me, or I'll try my best to answer it as soon as possible. So that is it. Thank you so much. Have a good day.